नमस्कार दोस्तों, यथार्थ अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अब 1 महीने का समय लगभग रह गया है और इस समय आप लोगों की पढ़ाई जो है अब बिल्कुल प्री के ओरिएंटेड हो जानी चाहिए और हो गई होगी, जहां तक मेरा मानना है। आज दोस्तों हम लोग कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जहां से कम समय में, जहां पे आप समय फोकस करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर सके। दोस्तों, 1000 के पद लगभग इस बार हैं, तो 18 से 20,000 रिजल्ट तो मिनिमम आएंगे। तो प्री बहुत बड़ी बाधा भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी निगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपको थोड़ी सतर्कता जरूर बरतनी होगी। आज हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिस सिलेबस के जिस पोर्शन पे, वो तो वैसे तो पूरे सिलेबस का लगभग 30% कॉन्स्टिट्यूट करता है, 30% ही है, लेकिन क्वेश्चन वहां से लगभग 60% तक आते हैं। तो वहां पे आपका फोकस जरूर होना चाहिए। देखो दोस्तों, हर आदमी के अपने अपने पढ़ने का तरीका होता है, अपने अपने पढ़ने की स्टाइल होती है, वो अपने अपने रिसोर्सेज फॉलो करते हैं। आप भी स्वतंत्र हैं, फॉलो कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ प्री के लिए और हर बार का मेरा यही रूटीन रहा है कि इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और प्री में कभी कोई समस्या नहीं रही है, चाहे पद कितने भी रहे हों। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से विस्तृत पढ़ाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो इतिहास का होता है। इतिहास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस वाइज भी देखा जाए तो सबसे लेंथी सिलेबस हिस्ट्री का ही आता है। हिस्ट्री में देखो 3 पोर्शन है दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अभी जो पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, हिस्ट्री के छोटे छोटे फैक्ट बहुत पूछे जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए भी डिफिकल्ट हो रहे हैं। तो आप हिस्ट्री में किन किन जगहों पे फोकस करें ताकि आप वहां से क्वेश्चन जरूर कर सके। तो दोस्तों, पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न आते हैं, 2 से 3 या 4 प्रश्न तक पूछे जाते हैं कई बार। इसमें आपको करना क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थल मिले हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको कहीं भी मिल जाएगा, लूसेंट में मिल जाएगा, किरण में मिल जाएगा, एक जगह समराइज्ड वे में आपको मिल जाएगा। उस समरी को जरूर याद कर ले। जितने भी स्थल हैं उनसे संबंधित जो उत्खनन करता है, उनकी लोकेशन, वहां से क्या विशिष्ट वस्तुएं प्राप्त हुई, ऐसे 15 से 20 स्थल हैं जिनके बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिए क्योंकि अब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो ये 15 से 20 स्थल हैं, उनके बारे में डिटेल पढ़ लीजिए आप लोग। फिर बौद्ध और जैन धर्म के बारे में, मतलब इस पे जरूर पढ़ के जाना है आपको। बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो पुस्तकें हैं, जो स्थल हैं, जो उनकी संगतियां हुई हैं, बौद्ध संगति, जैन धर्म की संगति, कौन कौन से प्रमुख शासक थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते थे। तो ये सारी डिटेल चीजें आप लोग बौद्ध और जैन धर्म के बारे में जरूर पढ़ लेंगे। इसके ऐसे मगध साम्राज्य हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसके बारे में जितने भी राजवंश हुए हैं उनके कम से कम पहला संस्थापक कौन था, आखिरी राजा कौन था और कुछ विशिष्ट राजा जो वहां पे जिन्होंने काम किया हो उनके बारे में। आजकल सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए। तो आप इन प्रमुख राजवंशों के शासकों और उनकी क्रोनोलॉजी को भी याद करके रख लीजिएगा। ये भी ज्यादा नहीं होंगे, थोड़े से ही हैं और उनकी क्रोनोलॉजी आप याद करके रखें तो महत्वपूर्ण होगा। इससे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। फिर गुप्त शासकों में भी जो प्रमुख शासक हैं उन्होंने क्या काम किया, सिक्के चलाए किसने, किसके सिक्के पर किस चीज के निशान हैं, किसने किससे लड़ाई की, ठीक है। और इससे संबंधित प्रमुख अभिलेख, जितने भी अभिलेख हैं, मंदसौर अभिलेख, ऐहोल अभिषेक, प्रयाग प्रशस्ति, तो जितने भी इस तरह के मुश्किल से 10 से 12 अभिलेख होंगे जिनके बारे में आप डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए। अब सिर्फ ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि ये अभिलेख कहाँ है, थोड़ी डिटेल उसके अंदर की भी पढ़िए आप, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 से 2 प्रश्न क्रोनोलॉजी अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। अभी आप ACF RFO वाला पेपर देखें तो उसमें भी इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो प्रमुख अभिलेख ये भी आपको कहीं इकट्ठे मिल जाएंगे या नेट पे सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको इससे संबंधित मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं जितनी जल्दी हो सके। इसके अलावा प्रमुख पुस्तकें जो भी उनके ऑथर्स, उन पुस्तकों के बारे में किस चीज से, किस विषय से संबंधित पुस्तक है। अब सिर्फ इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए कि उस पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में पूछा गया है। एटलीस्ट कोई भी पुस्तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में अगर पता चल सके तो कितने चैप्टर्स हैं, अध्याय कितने हैं और किसने लिखा है, क्या उसकी विषय वस्तु क्या है, ठीक है। और कुछ विशिष्ट बातें अगर उसमें चर्चा की गई हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। विकिपीडिया पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी जो भी टेक्स्ट है, जो डेडिकेटेड टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक्स है, उसमें भी आपको मिल सकता है। तो ये प्रमुख पुस्तकों के बारे में पढ़ें। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उसमें राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चोल ये प्रमुख हैं।
इसमें जैसे राष्ट्रकूट के कुछ प्रमुख शासक, उन्होंने क्या क्या किया, कुछ प्रमुख कार्य। चोल जो है, चोल राजवंश से अक्सर 1 या 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में। और उस समय बहुत सारी साहित्यिक कृतियां और मंदिर का निर्माण किसने किया, कहां पे किया, किस शैली में किया, ये कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये थोड़ी सी चीजें आप लोग इकट्ठा आपको कहीं मिल जाए, आप बुक से इसको सर्च करके नोट डाउन कर लीजिए और इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। मध्यकाल में आप लोग आते हैं तो सल्तनत काल के जितने भी प्रमुख शासक हैं उनके नाम, उनके कई सारे उपनाम थे और उन्होंने क्या निर्माण कराया, क्या प्रमुख कार्य कराया, जैसे कृषि के संबंध में किसने क्या कराया, इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की, या दीवाने अमीरे को ही किसने स्थापित किया, दो घोड़ों के दागने की प्रथा, राजत्व का सिद्धांत। तो इस तरह के जितने भी शासक हैं उनका पहले तो सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए, जो वंश है उसमें भी उनके सीक्वेंस, फिर जो राजा हैं उनके सीक्वेंस, और कुछ प्रमुख कार्य जो उन्होंने किए हैं उसके बारे में, जैसे नहर किसने खुदवाई, सिंचाई व्यवस्था किसने शुरू की, ये सब चीजें। और मुगल काल में जाइए तो मुगल काल में सभी को तो पढ़ना है, लेकिन अकबर और शेर शाह सूरी, अकबर की जो राज व्यवस्था थी उसके बारे में और शेर शाह सूरी ने जो कार्य किए उसके बारे में विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा मध्यकाल में जो प्रमुख निर्माण हुए गुंबदों के, मस्जिदों के, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें, तो ये 20 से 25 जो इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, आप कहीं से भी, लूसेंट से, घट्टा चक्र से, आप ये लिस्ट देख लीजिए, और ये 20 से 25 पुस्तक हैं जिनमें से घुमा घुमा के हर बार पूछा जाता है। इस बार मैचिंग कराने के लिए प्रश्न बहुत ज्यादा रहेंगे, तो इसे पुस्तकों से 1 या 2 प्रश्न तो निश्चित रूप से रहेगा। ठीक है, तो पुस्तक यहाँ से 20-25 हो गए, 20-25 यहाँ से, और ऐसे ही 15-20 जो है आपको आधुनिक काल से देखने हैं। इसके अलावा सूफी संप्रदाय से भी 1 या 2 प्रश्न, एक प्रश्न अक्सर रहता है। तो सूफी संप्रदाय कौन कौन से हैं, उससे संबंधित कौन कौन से संत थे, किसने इसका प्रारंभ किया था, और कुछ विशेषताएं जैसे किस संप्रदाय से कौन सा शासक संबंधित था, ये कुछ मोटे मोटे फैक्ट्स हैं जिसपे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप रिवाइज करके नहीं आए तो गलत होने का चांस रहता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि इसको ठीक से रिवाइज कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में 15-20 प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए। ऐसे 15-20 चरित्र जो है, व्यक्तित्व है, उनको छांटिए और उनके बारे में डिटेल पढ़ लीजिए। ठीक है, सिर्फ फैक्चुअल चीजें पढ़ने के बजाय उनके बारे में पूरी डिटेल पढ़ लीजिए। उतने से आपको 2 से 3 या 4 प्रश्न आराम से मिल जाएंगे व्यक्तित्व से संबंधित। ठीक है, उसमें कई सारी घटनाएं भी। उसके बाद से जितने भी प्रमुख वायसराय और गवर्नर हुए हैं और उन्होंने क्या कार्य किया है, ये भी आपको लिस्ट मिल जाएगी लूसेंट में या घटना चक्र में या किसी भी टेक्स्ट बुक में, जिस तरह की जो मैगजीन्स आती हैं उसमें आपको इनकी सारी लिस्ट मिल जाएगी कि भाई प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध किसके साथ किसके समय में हुआ था, मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था, वर्मा का विलय किसके संबंध में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप गवर्नर वाइज याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए बार बार कि कौन सा काम किस गवर्नर के काम में समय में हुआ था। इसके अलावा कांग्रेस के अधिवेशन पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में क्या काम हुआ था, किस अधिवेशन में कौन पार्टिसिपेट किया था, कौन अध्यक्ष था, क्या प्रमुख घोषणा हुई थी। तो ये कांग्रेस के अधिवेशन से भी 1 प्रश्न 2 प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा प्रमुख विद्रोह, इससे भी 1 से 2 प्रश्न निश्चित पूछे जाते हैं। विद्रोह से 1 प्रश्न तो निश्चित है। तो जितने भी प्रमुख विद्रोह हुए हैं उन सबके बारे में, उनके कहां पे हुआ है, लोकेशन पूछी जाती है, और कौन उसका नेतृत्व करता था ये पूछा जाता है। मुख्यतः यही पूछा जाता है, और आजकल मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कई सारे विद्रोह देकर के आपसे मैचिंग के लिए पूछा जा सकता है। तो ये 10 से 15 विद्रोह मान लीजिए, 15 विद्रोह है, उनके बारे में डिटेल पढ़ लीजिए कि ये कहां पे हुआ था, कौन इसके नेतृत्व करता थे। इसके अलावा पुस्तकों के नाम, जैसे कि मैंने कहा 20-25 यहाँ पे, तो 70-75 लगभग किताबें हैं। एक बार आप 2-3 दिनों में आप रिवीजन कर लेंगे तो आप इसमें से ऑप्शन आएगा तो आसानी से कर पाएंगे। ये काम आप फोकस करके कर लीजिएगा। भूगोल में आते हैं दोस्तों, तो भूगोल में नदी, बांध, पार्क, रिजर्व, पहाड़, पहाड़ियां, ये आप सब एक जगह नोट कर लीजिए। ज्यादा नहीं होंगे, आप इनको घटना चक्र से या लूसेंट से कहीं से भी आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, और इनको देख लीजिए कि कौन सा पार्क कहाँ पे है, कौन सी नदी कहाँ में बहती है, कौन सा बांध कहाँ पे है, कौन सी पहाड़ पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, झीलें, रेगिस्तान, धाराएं, हवाएं, जनजातियां। इससे आपके निश्चित रूप से 3-4 प्रश्न बनते हैं। हम कोशिश करेंगे इनमें से जो जो चीजें मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या तो वीडियो के माध्यम से या फिर पीडीएफ के थ्रू, लेकिन ये चीजें आप खुद से भी फोकस करके पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स का। तो देखिए दुविधा यह रहती है कि पेपर अक्टूबर में हो रहा है, पहले प्रस्तावित था अगस्त में। ठीक है, तो एक दुविधा यह होती है कि करंट अफेयर्स हम कहां तक पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि पेपर पहले बन चुका हो। तो अगर पेपर 19 अगस्त के हिसाब से होगा तो आप 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ज्यादा पूछा जाएंगे।
अगर पेपर नहीं बना था और अब इसके बाद बना है तो मेरे ख्याल से अगस्त तक के करंट अफेयर्स पूछे जाने की संभावना, अगस्त लास्ट तक के करंट अफेयर्स पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसलिए सेफ साइड में रहते हुए जनवरी से लेकर के अगस्त तक का करंट अफेयर्स आप एक बार देख लीजिए किसी भी मैगजीन से, चाहे ई दृष्टि हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, क्रॉनिकल हो, कोई भी मैगजीन आप फॉलो करते हैं तो उससे मोटे मोटे सारे न्यूज, सारे इवेंट्स जो है लगभग कवर हो जाते हैं, जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं टिपिकल जो नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए आप अलग सोर्सेस फॉलो कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में स्मार्ट चीज ये भी होती है कि छोड़ना कौन सा प्रश्न है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और विशेष रूप से अप्रैल से जुलाई, इसकी जितनी डिटेल आप स्टडी कर ले उतना अच्छा है कि अप्रैल से जुलाई मैक्सिमम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अप्रैल से जुलाई से ही रहने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे पेपर अक्टूबर के हिसाब से बना हो या अगस्त के हिसाब से। तो अप्रैल से जुलाई तक विशेष फोकस होना चाहिए, बाकी आप कवर तो जनवरी से अगस्त तक कर लीजिएगा। इकोनॉमी में आते हैं तो देखिए दोस्तों, इकोनॉमी में इस समय विशेष जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डेटा बेस्ड, फैक्ट बेस्ड ही हैं। तो इकोनॉमी के डेटा से संबंधित क्वेश्चन कि भाई एनपीए कितना है, बाकी सब चीजें कितनी है, उस पर पूछा जा रहा है। बाकी प्रमुख योजनाएं कितनी हैं, प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि योजनाएं बहुत सारी चालू की गई हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पॉलिटी में आते हैं तो पॉलिटी में देखिए बाकी सब चीजें तो आप कवर करेंगे, लेकिन कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, जैसे राज्यपाल से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित, वित्तीय संबंध, आपात उपबंध, प्रक्रियाएं जो बिल पास करने की और जो बजट पेश करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो अनुपूरक बजट, अनुदान और ये सब अनुदान मांगे, लेखा बजट, ये सब चीजें जो होती हैं, लेखा अनुदान मांगे, वो सारी चीजों के बारे में टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लीजिएगा। फाइनेंस बिल, मनी बिल, कौन सा बिल जो है कब क्लियर होगा, कब उसको लैप्स हो जाएगा, ये सब प्रक्रिया इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। कुछ प्रमुख समितियां हैं, जैसे लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जरूर फोकस करके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं इन्वायरमेंट में। तो देखिए इन्वायरमेंट में दोस्तों प्रमुख सम्मेलन जो अब तक हुए हैं, ठीक है, वहां से लेकर के इसके अलावा इन्वायरमेंट संबंधित जो विभिन्न टर्मिनोलॉजीज हैं उनका मतलब और किसने उसको प्रपोज किया था, वो सारी चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ग्रीन हाउस, प्रमुख प्रदूषक कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो कुछ स्थल हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट हैं और इस तरह के इंडिया में और वर्ल्ड में अभी रिसेंट में क्या हुआ है, वो चीजें आप कवर करेंगे। सामान्य विज्ञान में देखिए दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन बीमारियां, वायरस से, बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन सी दवाइयां लेते हैं, उसमें ये आपको कहीं भी मिल जाएगा इकट्ठा लूसेंट में या इस तरह के, तो वहां से आप ले सकते हैं। मेटल्स और मिश्रण जो बनते हैं, मिश्रित धातुएं कौन कौन से मिश्रण से बनती हैं, बुलेट प्रूफ कांच, बुलेट प्रूफ शीशा, इस तरह की चीजें जो हैं, और हाल के जो अनुसंधान हुए हैं रिसेंट, वो करंट अफेयर्स में विज्ञान वाले सेक्शन में आपको मिल जाया करेगा। यूपी स्पेशल में आते हैं तो यूपी स्पेशल का भूगोल मैप के सहारे कि भाई कौन सा जिला कितने जिलों से लगता है, कितने राज्य से लगता है, यूपी के कितने राज्य, कितने जिले जो है नेपाल से लगते हैं, हरियाणा से लगते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कौन सा जिला है जिसके जो सबसे ज्यादा जिलाओं से सीमा साझा करता है, तो इस तरह के छोटे छोटे फैक्ट्स आप मैप से क्लियर कर सकते हैं। यूपी में प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं और प्रमुख जनजातियां कहां कहां पे पाई जाती हैं, इससे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी रिसेंट में यूपी का बजट 2018 का जो हुआ है उसमें कई सारी घोषणाएं की गई हैं, कई सारी विशेषताएं उसकी, तो उससे संबंधित डेटा वैसा चीजें पढ़ लेंगे। और संस्थान, यूपी में कौन सा संस्थान कहां पे है, कई बार मैचिंग के लिए और कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, पार्क, अभ्यारण्य यूपी में जो है उससे रिलेटेड, और नृत्य, मेले और इससे संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इन पर विशेष फोकस कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये 30% एरिया है सिलेबस का, जहां से 60% क्वेश्चन आपके आते हैं। तो अगर आप इनको फोकस करके जाते हैं तो आपके चांसेस जो है और ज्यादा हो जाएंगे। दोस्तों साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि तनाव नहीं लेना है, सकारात्मक रहिए, पर्याप्त नींद लीजिए और खान पान पे, स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दीजिए। इस समय ऐसा समय है कि आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे, तो प्रोटीन का इंटेक, जंक फूड खाने से बचिए, प्रोटीन का इंटेक बढ़ा लीजिए, ताकि आपके दिमाग को जो आवश्यक ऊर्जा है वो मिलती रहे और ताकि आप एग्जाम में भी अच्छा कर सकें। धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।